Good evening and welcome to 8th class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. So today we are going to discuss a new topic that is called colloidal solution. So colloidal solution or colloidal state may be defined as the state in which particle size is between 1 nanometer to 1000 nanometer. It appears as homogeneous but actually it is heterogeneous. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. तो कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफाइन हम कर सकते हैं कि ये ऐसा स्टेट है जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और देखने में यह होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली इट इज हेटेरोजीनियस. तो हम पहले हेडिंग कर लेते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन. द स्टेट in which particle size between 1 nanometer to 1000 nanometer. It appears as homogeneous but actually it is heterogeneous. मीन्स देखने में होमोजीनियस है लेकिन है ये हेट्रोजीनियस. तो हम क्लास 9th में भी इस टॉपिक को मतलब पढ़े थे, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड. यहाँ थोड़ा सा इलेबोरेट वे में हमें पढ़ना है. तो हम जैसे देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में मेन दो मुख्य कंपोनेंट्स होता है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ठीक उस प्रकार हम अगर कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन को देखेंगे तो जो सॉल्यूट है उसका बिहेव डीपी, दैट मीन्स डिस्पर्स्ड फेज करेगा, और जो सॉल्वेंट है डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज डीएम. तो हम इस प्रकार कुछ लिखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन के दो मुख्य कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और हम देखेंगे कोलॉइड और सस्पेंशन में हम लिख सकते हैं डीपी प्लस डीएम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम. तो हम देखने वाले हैं थॉमस ग्राहम 1861 में. मीन्स क्या, सब्सटेंस को उन्होंने दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक क्रिस्टलॉइड्स, दूसरा कोलॉइड्स. तो अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राहम 1861 सब्सटेंस मे बी categorizes into two parts, that is crystalloids and colloids. And crystalloids are those substance which passes through SPM, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है उसे क्रिस्टलॉइड कहते हैं. जैसे शुगर सॉल्यूशन है, यूरिया है, NaCl सॉल्यूशन है. और कोलाइड को देखते हैं क्या कि जो SPM से पास नहीं कर पाता है, which does not passes थ्रू SPM. स्टार्च सॉल्यूशन, जिलेटिन, गम्स, ये सब जो है कोलाइड्स के उदाहरण होंगे. तो हम थॉमस ग्राहम के क्लासिफिकेशन को देखेंगे. तो पहले मिटा दें
थॉमस ग्राहम 1861 divided the substance into two parts. First one is crystalloids. Those substance which can passes through SPM, and second colloids. Those substance which cannot passes through SPM. अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे हम लेंगे शुगर सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलोइड्स. यहाँ लेंगे हम स्टार्च, गम्स, जिलेटिन एटसेट्रा. तो थॉमस ग्राहम के डिफिनेशन के अनुसार क्रिस्टलाइड्स ऐसा सब्सटेंस जो एसपीएम से पास कर सके और कोलॉइड्स ऐसा सब्सटेंस जो एसपीएम से पास नहीं करे. अब हम देखने जा रहे हैं कि उनका जो डिफिनेशन था वो लंबे समय तक टिका नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी मीडियम में, या हम कह सकते हैं कि किसी सॉल्वेंट में जब उसे मिक्स करते हैं तो एक सॉल्वेंट में वो कोलाइड का बिहेव करता है और दूसरे सॉल्वेंट में क्रिस्टलॉइड्स का. तो सम सब्सटेंस एक्ट्स एज क्रिस्टलॉइड्स इन वन सॉल्वेंट एंड कोलॉइड्स इन अदर सॉल्वेंट. सो वी कैन राइट लिखे कि दिस कॉन्सेप्ट was neglected because some substance behave as crystalloid in one solvent and colloids in अदर सॉल्वेंट. तो एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं. अगर हम स्टार्च को लेते हैं तो वाटर में स्टार्च कोलाइड का बिहेव करेगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्रिस्टलॉइड का बिहेव करेगा. हम देखेंगे स्टार्च इन वाटर इट एक्ट्स एज कोलॉइड्स एंड in organic solvent it acts as crystalloids. अगर हम सल्फर सॉल्यूशन लेते हैं तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट मीन्स अल्कोहल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो अल्कोहल में ये क्रिस्टलॉइड का बिहेव करेगा और वाटर में फिर
कोलॉइड्स का बिहेव करेगा। तो इस तरह से एक ही सब्सटेंस हम सॉल्यूशन चेंज किए तो सब्सटेंस मेरा बदल गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि जो डेफिनेशन थॉमस ग्राहम ने दिया था वह बहुत एप्रोप्रिएट आगे के लिए नहीं हो पाया। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि पार्टिकल साइज के आधार पर सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन में। तो हम उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और तीनों के बीच डिफरेंस करने जा रहे हैं, जिससे कि तीनों का मतलब कंपैरेटिव स्टडी हो सके। तो हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ particle size, substance may be divided into three categories. First one is, हम यहाँ डिवीजन करके ही लिख रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन। ये हो गया प्रॉपर्टीज। ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हो गया मेरा कोलॉइड्स और तीसरा कैटेगरी हो गया सस्पेंशन। तो अब हम तीनों के बीच स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो पहला तो मेरा जो है इसके डिफिनेशन से ही क्लियर है कि जो पार्टिकल साइज होना चाहिए, तो ये पार्टिकल साइज यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 1 नैनोमीटर। यहाँ जो पार्टिकल साइज हो जाएगा बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और यहाँ हो जाएगा मोर देन 1000 नैनोमीटर। और जो डिफिनेशन हमने मतलब कोलाइड का पढ़ा था कि इट अपीयर्स एज होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। तो हम देखने वाले हैं कि जो इसका नेचर होगा, नेचर हम देखेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस, कोलाइडल देखने में है होमोजीनियस लेकिन है ये हेट्रोजीनियस, और ये हेट्रोजीनियस। दैट मीन्स हम नेचर की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट बना लें, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, और नेचर देखेंगे हम। तो ये मेरा हो गया होमोजीनियस, ये हो गया appears as homogeneous but actually it is heterogeneous। ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। क्लियर है। अब हम देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देखेंगे स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में हम क्या देखेंगे, ये तो स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। दैट मीन्स अगर हम कुछ देर इस सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं तो इसका पार्टिकल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन नीचे जो है वो बैठता नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि अनस्टेबल,
अनस्टेबल होने का कारण क्या है? तो पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हम समझते हैं, दिख रहा होगा यहाँ तक, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, यहाँ तक पहले हम मिटा देते हैं। हमने चर्चा किया पार्टिकल साइज, नेचर और स्टेबिलिटी का। अब हम देखने जा रहे हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जब हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन को, तो जो डिफ्यूजन का रेट है बहुत फास्ट होता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफ्यूजन स्लो हो जाता है। और हम देखते हैं मतलब सस्पेंशन में किसी प्रकार का कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। तो हम इससे पहले मिटा दें और फोर्थ पॉइंट हेडिंग दे दें डिफ्यूजन। यहां लिखेंगे हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट। यहां हो जाएगा स्लो, और यहां हम लिखते हैं नो डिफ्यूजन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के रूप में फिफ्थ में ले सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो हम देखते हैं, अब नीचे भी मिटा दें। तो ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट होता है, और ये ओपेक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो ब्राउनियन मूवमेंट है, टिंडल इफेक्ट है, लेकिन उससे पहले अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, तो जो पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन का है, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं। मतलब पूरी वो होमोजीनियसली एक दूसरे में इंटरमिक्स रहता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स है, अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम देख सकते हैं। और सस्पेंशन में कोई भी सिंपल माइक्रोस्कोप भी चलेगा। तो पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं विजिबिलिटी। सिक्स्थ पॉइंट ले लेते हैं, क्या हो जाएगा विजिबिलिटी में? तो कैन नॉट बी शीन, मतलब पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं। और यहां हो जाएगा कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और यहां क्या हो जाएगा? कैन बी सीन बाय एनी माइक्रोस्कोप। का है माइक्रोस्कोप? नेकेड आई भी देख सकते, कैन बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, तो 6 पॉइंट तो हो गया। 7, 8 हम ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट को ले सकते हैं। एक और पॉइंट हम ले सकते हैं जैसे फिल्टरेशन। तो हम देखते हैं क्या कि चूंकि मेरा ट्रू सॉल्यूशन जो है फिल्टर पेपर को पास कर जाता है, दैट मीन्स हम इसके डीपी को, पार्टिकल्स को हम सेपरेट एज ए फिल्टरेशन नहीं कर सकते हैं, मतलब कैन नॉट बी फिल्टर्ड हम लिख सकते हैं। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसका फिल्टरेशन होगा, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ करना होगा। और इसमें मतलब सस्पेंशन में हम देखते हैं कि इसे हम कोई भी सिंपल फिल्टर पेपर से भी फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टरेशन, चलिए इसे मिटा दें। और 6 पॉइंट अब हो जाएगा 7। पूरा मिटा देते हैं। और अब मेरा तो ये हो जाएगा क्या
cannot be filtered as it passes through filter paper। इसमें क्या हो जाएगा कि filtered by ultra filter paper, और यहाँ हो जाएगा filtered by any filter पेपर। 8 पॉइंट के रूप में हम ले लें ब्राउनियन मूवमेंट, और 9th पॉइंट के रूप में ले लें टिंडल इफेक्ट। यहाँ लिख दें कैन नॉट शो, कैन शो, यहाँ हो जाएगा कैन नॉट शो। और यही सेम चीज हम इसमें रिपीट कर देंगे। इस तरह से हमने देखा कि जो मेरा ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट है वो सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा ही, मतलब उसमें ही प्रदर्शित होता है, और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस नहीं देखा जाता, ये फेनोमेनन नहीं देखा जाता। तो हम इस डिफरेंस के आधार पर तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पॉइंट वाइज देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो किस आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं? तो डीपी और डीएम, हम मतलब 3 टाइप्स में कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। हम पहले लिखेंगे या हेडिंग हम कर देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दें 3 बेसिस, मतलब 3 तरीका है जिस आधार पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो हो गया फिजिकल नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम, दूसरा हो गया इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, और तीसरा हो गया पार्टिकल साइज बिटवीन डीपी एंड डीएम। तो लिखेंगे फर्स्ट बेस्ड ऑन नेचर, नेचर मीन्स स्टेट, either it is solid, liquid, gas, nature of dp and dm, disperse phase and dispersion medium. Second, based on interaction between dp and dm, and third, based on particle size of dp and dm। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को जिस जिस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर पा रहे हैं, और सारे टाइप्स के हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। और ये चूँकि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब एडजॉर्प्शन और कैटलिस्ट से थोड़ा बड़ा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 3 से 4 क्लास में हम इसे पूरा कर देंगे।
So many thanks to you for watching this video.